वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 24 जनवरी। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की, है ना, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी आपका ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा, ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिहाज से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा, हम उसको भी देखते चलेंगे, करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पराक्रम दिवस जो है वो कब मनाया गया है? बात करें पराक्रम दिवस की तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 23 जनवरी को। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है। अगर मैं बात करूं पराक्रम दिवस की तो ये सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है। बात करें यहाँ पे 19 जनवरी को, तो 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा में कोक बोरोक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। और 21 जनवरी की बात करें तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का ना स्थापना दिवस मनाया गया है। याद है, मैंने आपको ये चीजें बता रखी है पिछली क्लास के अंदर। चलिए फिर बात करते हैं पराक्रम दिवस के बारे में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। और इस बार 2025 में जो जयंती मनाई जा रही है वो मनाई जा रही है 128वीं जयंती। ठीक है। हम बात करें अगर यहाँ पर, तो इसे घोषित कब किया गया था? तो 2021 में पराक्रम दिवस जो है घोषित किया गया था। कई बार पराक्रम दिवस की जगह पे ना कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है, वीरता का दिवस। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं आपको मिल जाए वीरता का दिवस, तो इसी को हम पराक्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्योंकि कई जगह पे मैंने देखा वीरता का दिवस नाम से भी मतलब चीजें जो है वो दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं ना। न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। न्यूज़पेपर के अंदर कुछ न्यूज़पेपर में वीरता का दिवस जो है इस नाम से भी जाना गया जाता है, पराक्रम दिवस को। फिर बात करें इसी पराक्रम दिवस के अवसर पे ना एक पुरस्कार दिया जाता है, और उस पुरस्कार का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में अगर पुरस्कार दिया जाता है तो 5 लाख रुपए राशि जो है इनाम में दी जाती है। और संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए की जो है इनामी राशि दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस से पिछले आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की बात करें, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं ना, बार बार अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है और कब हुआ है? तो आपको पता 23 जनवरी को हम मनाते हैं क्या, पराक्रम दिवस, क्योंकि 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था जयंती पर। तो 1897 आपको ध्यान रखना है ना। और कहाँ पर जन्म हुआ था? तो उड़ीसा, कटक, ध्यान रखिएगा, है ना। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। कटक में ही अगर आपको याद हो तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थापित है। चावल अनुसंधान संस्थान को याद करने का मैंने एक ट्रिक बता रखा है बच्चों को। जैसे कच्चा चावल होता है ना, तो चावल अगर आप मुंह में डाल के अगर उसको दांतों से चबाएंगे तो कट कट की आवाज आती है ना, कट कट की आवाज। तो आप क्या कहेंगे? कटक के अंदर क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। और अगर हम बात करें, है ना, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, तो वो कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय वाला है आपका मनीला, फिलीपींस में। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस ने ना कुछ नारा दिया था, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जय हिंद और दिल्ली चलो, ये 3 नारा जो है एग्जाम में फेमस नारा है जो पूछे जाते हैं। फिर बात करें अगर, तो 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मैं अगर बात करूं तो दरअसल कांग्रेस से अलग होकर ना 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किया था। ठीक है। 1939 में ये कांग्रेस से इस्तीफा दिया था इन्होंने। बात करें आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जापान की मदद से, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है किसकी मदद से इन्होंने की थी? जापान की मदद से की थी। और इसी आजाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए ना एक रानी झांसी रेजिमेंट भी बनाई थी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जो थी इस रेजिमेंट का हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खबरों में रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये कब शुरू हुई? पहली चीज तो ये जो योजना है ये खबरों में क्यों रही थी? ये खबरों में इसीलिए रही थी क्योंकि इस योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। क्या हुए हैं? अभी हाल ही में 10 साल इस योजना को पूरे हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है।
22 जनवरी 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया था? तो आप यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। पीएम मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। और कहाँ से लॉन्च किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने पानीपत में लॉन्च किया था। कहाँ पर लॉन्च किया था? पानीपत में। पानीपत कहाँ पर है? तो हरियाणा के अंदर स्थित है। हरियाणा के पानीपत में इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि लिंग के प्रति भेदभाव को समाप्त करना। जैसे पहले क्या था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि किसी घर में अगर बच्ची पैदा हो जाए तो लोग बड़ा सोचते हैं कि अरे यार, लड़का हुआ होता, लड़की हुई है। आज भी गांव के अंदर कुछ पुराने ख्यालात वाले जो लोग हैं, उनके अंदर ये चीजें देखने को मिलती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आपका बेटा क्या कर लेता है ना, और बेटी क्या नहीं कर पाती है? क्या बेटी आईएएस नहीं बनती है? क्या बेटी आईपीएस नहीं बनती है? क्या बेटी डॉक्टर नहीं बनती है? क्या बेटी एडवोकेट नहीं बनती है? किस काम में बेटियां पीछे हैं? किसी काम में पीछे नहीं है। ठीक है, हमें इस सब चीजों से निकलना है आगे। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी और 2025 में अभी इस योजना के 10 साल हुए हैं। मोदी जी ने शुरू किया था पानीपत, हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यूएचओ से कौन सा देश अलग हुआ है? यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो अभी इससे अलग हुआ है कौन? अमेरिका अलग हुआ है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। आपने क्या पढ़ा था अभी? अभी आपने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि जो पेरिस जलवायु समझौता है, याद आ रहा है किसी को? पेरिस जलवायु समझौता, है ना। पेरिस जलवायु समझौते से कौन अलग हुआ था? तो पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका अलग हुआ है। और अब डब्ल्यूएचओ से भी अलग हुआ है। देखिए, अमेरिका जो है ना, ये डब्ल्यूएचओ का ना सबसे बड़ा फंडिंग स्रोत है। अगर अमेरिका बाहर होता है तो डब्ल्यूएचओ का ना वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। बात करें अगर डब्ल्यूएचओ की, तो डब्ल्यूएचओ को ना 2020 में कोरोना के टाइम पे ना अमेरिका ने बहुत मतलब बड़ी फंडिंग की थी, पर लगभग उसके पूरे जो उसका जो टारगेट है उसका 15% अकेले ना अमेरिका ने फंडिंग की थी। लेकिन अमेरिका खासा नाराज चल रहा था कि डब्ल्यूएचओ को बार बार कह रहा था, भाई तुम्हारा झुकाव जो है चाइना की तरफ से, और सीधी सी बात है, बीमारी भी चाइना ने ही फैलाई थी, है ना। इसी वजह से उस समय भी मतलब बहुत मतलब थोड़ा सा दरकरार जो है, मतलब दरार देखने को मिली थी अमेरिका और डब्ल्यूएचओ के बीच में। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप जो वापस से अभी क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं 47वें नंबर के, तो उसके बाद इन्होंने पेरिस समझौता, जलवायु समझौता से अलग हुआ है और मतलब होने की घोषणा की है, और डब्ल्यूएचओ से भी अमेरिका अलग हुआ है। चलिए, डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई है, याद रखिएगा। स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और साथ ही साथ एड्रोस एडहानोम घेब्रियेसस जो है वो इसके क्या हैं? इसके ये हैं आपके अध्यक्ष, जो अभी वर्तमान में हेड है, उनकी बात कर रहे हैं ना। तो टेड्रो एडनॉम घेब्रियेसस नाम आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो एक ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक लेवल पे जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान ढूंढना और उसके लिए नीतियां बनाना। ठीक है, कि कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जो है ये कहाँ शुरू हुआ है? तो अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का संस्करण कौन सा है? तो 11वां संस्करण है, और ये शुरू हुआ है अभी कोलकाता में। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई है। वहीं पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो महोत्सव है कब से कब तक? तो 22 जनवरी को उद्घाटन किया गया है, 28 जनवरी तक ये चलने वाला है। ठीक है, कब से कब तक? तो 22 जनवरी से 28 जनवरी तक ये चलेगा। आपको ध्यान रखना है 30 देशों के कितने फिल्मों को दिखाया जाएगा यहाँ पर? तो 30 देशों की 128 फिल्मों को दिखाया जाएगा, है ना। 30 देशों की 128 फिल्में जो है वो इसके अंदर दिखाई जाएंगी, और कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? क्या पूछ रहे हैं हम कि इसकी शुरुआत अभी हाल ही में कहाँ हुई है? तो जनवरी 23 आपको ध्यान रखना है ना। एनडीएस स्टेडियम लेह आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, है ना। या फिर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल भी मतलब कहा जाता है इसको हिंदी में। तो विंटर गेम्स आपको ध्यान रखना है,
लद्दाख जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत भले लद्दाख में हुई है लेकिन मेजबानी जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो मिल करके करते हैं। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का नाम आपको ध्यान रखना है। मनसुख मंडाविया जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। वहीं पे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक और गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। कौन सा? 38वां राष्ट्रीय खेल, याद आ रहा है? 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन कर रहा है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल की जो मेजबानी है वो उत्तराखंड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्क्रैम जेट इंजन का परीक्षण किसने किया है? स्क्रैम जेट इंजन की अगर हम बात करें तो इसका परीक्षण जो है अभी हाल ही में DRDL ने किया है। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। ये आप सोच रहे होंगे DRDO क्यों नहीं लिखा सर ने? ध्यान रखिएगा, DRDL ने इसका ना सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDL जो है ये DRDO की ही क्या है, एक इसी के अंतर्गत काम करने वाली एक लेबोरेटरी है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें DRDL की, तो DRDL जो है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, जो DRDO के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि DRDL की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, है ना। बस एक अंतर आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे लेबोरेटरी है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो डेवलप किया जा सकेगा, इसकी वजह से, स्क्रैम जेट इंजन की वजह से। समझ में आया? बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेजी से यात्रा करती है। ध्वनि की गति को हम किस में मापते हैं? तो हम मैक में नापते हैं। ध्वनि की जो गति है इसको हम किस में मापते हैं? मैक में। और 5 गुना अधिक यानी मैक 5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप स्क्रैमजेट इंजन होता है ना, इसके अंदर ये क्या करता है, वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेकर के ना ऑक्सीडाइजेशन वाला जो काम होता है वो करता है। ठीक है, और ये बहुत ही हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब बहुत तेज, यानी ध्वनि की गति से भी 5 गुना अधिक तेजी से, यानी बहुत तेज से चलने वाली ये मिसाइल है ना। और अब जो भारत है, ये जब इस जो हमने इसका परीक्षण कर ही लिया है, तो अब जो भारत है, ध्यान रखिएगा, भारत जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में, है ना, बढ़ोतरी करेगा। किस संस्थान का नाम बदल करके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्थान का नाम बदल करके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करें तो ये जो नाम बदला गया है, ये बदला गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की। ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, अभी तक होता क्या था कि जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है ना, ये क्या करती थी, सिर्फ तंबाकू के ऊपर अनुसंधान का काम करती थी, रिसर्च का काम करती थी। अब इसका नाम बदला गया है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसके नाम बदलने के पीछे का? एग्रीकल्चर रिसर्च का जो दायरा है वो बढ़ाना। इसका दायरा क्या करना है, बढ़ाना है। अब तंबाकू के साथ साथ मिर्च, हल्दी, अरंडी और अश्वगंधा पर भी ये रिसर्च कर सकेगा। कौन? तंबाकू अनुसंधान संस्थान। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, 1947 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और अभी 2025 में इसका नाम क्या किया गया है, नाम जो है वो बदल दिया गया है। ठीक है, पहले इसका नाम सेंट्रल टबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जो अब बदल करके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली का क्या नाम है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने, है ना, आप इस इमेज को देखिए, आपको ये चीज पता चल जाएगी। मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था आपको कि टेली रोबोटिक तरीके से सर्जरी करने वाला हार्ट का पहला जो देश बना है वो कौन बना है? वो बना है भारत, है ना। तो पहला देश तो भारत बना है, ये तो आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अभी जो इसका नाम रखा गया है, वो नाम क्या रखा गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका नाम रखा गया है SSI मंत्रा। ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। SSI मंत्रा इसका नाम रखा गया है। ये स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली क्या काम करती है? देखिए, यहाँ पे आप एक स्क्रीन देख रहे हैं, है ना, ये आप कुछ हैंड्स देख रहे हैं ना, रोबोटिक हाथ देख रहे हैं आप। यहाँ पे एक पेशेंट लेटा हुआ है जिसके हार्ट की सर्जरी की जा रही है। और इन जो रोबोटिक हैंड है, इसके अंदर
जो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो फिट किए गए हैं। और यहाँ पर ना जैसे गेम खेला जाता है ना, उसी टाइप के कंसोल के माध्यम से जो डॉक्टर है वो दूर बैठ करके भी क्या कर सकता है, सर्जरी कर सकता है। जैसे अभी जो भारत ने पहली सर्जरी की थी वो जयपुर, याद है आपको, जयपुर के हॉस्पिटल में की थी। कहाँ पर, जो एनसीआर, जो कि आपका एनसीआर है, वहां से बैठे बैठे डॉक्टर ने सर्जरी की थी। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो इसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है, SSI मंत्रा नाम आपको ध्यान रखना है, ये इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे हाई डेफिनेशन वीडियो जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, और यहाँ से डॉक्टर बैठे बैठे कंसोल के माध्यम से, है ना, इन इंस्ट्रूमेंट और रोबोटिक हैंड से क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याला ग्लेशियर की बात करते हैं। याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक क्या हो सकता है, विलुप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है। याला ग्लेशियर की बात करें तो ये नेपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है, नेपाल में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या कहा गया है कि 2040 तक ना ये पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है कि जो तापमान है ना, तापमान में वृद्धि हो रही है। भाई सीधी सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो जो बर्फ होती है क्या होता है, पिघलेगा, सीधी सी बात है। और बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, बर्फ पिघल करके खत्म हो जाएगा, पानी के रूप में चला जाएगा, वो बह जाएगा। इससे समुद्र का लेवल भी बढ़ जाएगा, कहीं कहीं पे आपको बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो याला ग्लेशियर है ये नेपाल में स्थित है। ग्लेशियर क्या होता है, देखिए ग्लेशियर क्या होता है, जैसे मान लीजिए पानी जो है बहुत से मतलब स्रोतों में डिवाइड है ना, तो जो पानी की बात करें, जो बर्फ के रूप में पहाड़ों के ऊपर, है ना, जो बर्फ के रूप में जो मतलब पानी जो इकट्ठा है, आप ये समझिए उसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा बर्फ का हिस्सा जो जमा हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया ग्लेशियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें याला ग्लेशियर की, तो इसके क्षेत्रफल में ना अभी 36% की कमी जो है वो देखने को मिली है। अगर हम बात करें 1974 से लेकर के 2021 के बीच लगभग 680 मीटर जो है इसके अंदर सिकुड़पन दिखने को मिला, यानी ये छोटा हुआ है, इसके अंदर कमी आई है, 680 मीटर ये घटा है। और ऊंचाई की बात करें तो 5750 मीटर ऊंचाई रह गई है घट करके, ये भी ऊंचाई घट करके इतनी आई है। ठीक है, बात करें तो ये हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, और इसी क्षेत्र में एक घाटी है लांग टांग घाटी, इसी घाटी में ये ग्लेशियर स्थित है। ये जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं ना, ये आपका नेपाल का याला ग्लेशियर की इमेज है, जो क्या हो रहा है, पिघलने की वजह से सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है ना। ग्लेशियर मतलब पूरा समझिए बर्फ का ढका हुआ एक क्षेत्र है ना। अगर ये पिघल जाएगा तो ये ग्लेशियर गायब हो जाएगा, पानी के रूप में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ है। तो अभी एक धातु की मूर्ति जो कि उमा महेश्वर की मूर्ति है, ये प्राप्त हुई है कर्नाटक के उडुपी जिले से। कहां से, कर्नाटक के उडुपी में ये आपको देखने को मिला, वहां से मिला है ये, है ना। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये उसी मूर्ति की इमेज है। ठीक है, कहां पर, कर्नाटक के उडुपी में प्राप्त हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 17 रहस्यमय मौतों के बाद किस राज्य का बदहाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजौरी जिला है, किसकी बात कर रहे हैं, राजौरी जिला, राजौरी जिले के बदहाल गांव में, कहां पर, उसके बदहाल गांव के अंदर लगभग पिछले 1.5 महीने की बात करें तो 3 परिवार जो है वो प्रभावित हुए हैं, और इसी की वजह से रहस्यमय तरीके से 17 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अभी तक बीमारी का पता ही नहीं चला है कि भाई ये जो मौत हुई है ये किस वजह से हुई है, आखिर किस वजह से ये मौत हुई है, कोई बीमारी है या क्या है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा इस बीमारी का। तो इस वजह से ना इस बदहाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है ना, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। और ये कहाँ का गांव है, तो उत्तर प्रदेश के राजौरी जिले में गांव स्थित है, सॉरी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है, इसमें जम्मू कश्मीर का जो राजौरी जिला है वो आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने केंद्र स्थापित किया है। तो शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक को विकसित करने के लिए एक सेंटर की स्थापना की है, और उसकी स्थापना किसने की है, उस सेंटर की स्थापना की है आईआईटी मद्रास ने।
ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि सीआरपीएफ के महानिदेशक अभी कौन बनाए गए हैं। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि असम के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, वो बने हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक। इन्होंने जगह किसकी ली है, तो अनीश दयाल सिंह की इन्होंने जगह ली है। अनीश दयाल सिंह का जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2024 को खत्म होता है। उसके बाद से अभी तक जो कार्यभार संभाल रहे थे वो विपुल कुमार संभाल रहे थे। ठीक है, कौन, विपुल कुमार जो है वो संभाल रहे थे कार्यकाल, ये कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे। और अब जो है वापस जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है वो सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। वहीं पे सुनील कुमार झा की बात करें तो ये आपके ना आपके विशेष महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए, यानी स्पेशल डायरेक्टर जनरल है ना, स्पेशल डीजी के तौर पर विशेष आपके जो महानिदेशक बनाए गए हैं सुनील कुमार झा बनाए गए हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मैंने सबके आंसर पढ़े थे, सभी के कमेंट जो थे वो सही थे, है ना, सबके जो कमेंट थे सही थे, बस एक बच्ची का कमेंट गलत था, है ना, लेकिन मैंने उसका कमेंट जो है वो उसमें कमेंट बॉक्स में मैंने जा करके उसको सही करवाया है। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए। आज आपके लिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए, यानी कि व्यवसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपको इसके बारे में बताना है कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, और हाँ, लाइक का जो टारगेट रखा है मैंने इस वीडियो पे 100 लाइक का टारगेट रखा है। ठीक है, अगर आपके 100 लाइक आते हैं इस वीडियो के ऊपर तो सीधी सी बात है, टीचर को मोटिवेशन जो है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है ना। और टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ जो फाइल है वो अवेलेबल है, आप जाकर के टेलीग्राम से इस क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, अपना जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।